नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम मौर्य काल का चैप्टर देख रहे थे तो एक वीडियो कंप्लीट हो गई है। ये दूसरी वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पहली वीडियो का प्लेलिस्ट में सेव कर दी गई है, तो उसको आप देख सकते हैं। हमने इसके पीछे देखिए जितने इसके 18 तीर्थ हैं और 26 अध्यक्ष होते हैं, सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। ये मतलब कि मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत, राजनीतिक हैं, सांस्कृतिक आर्थिक परिदृश्य ऊपर देख लिए, जो प्रांतीय प्रशासन है, और फिर आप देखेंगे बाद में हम इसका साहित्य और न्याय व्यवस्था सब कुछ देखेंगे पीछे नीचे। ठीक है, सैन्य प्रशासन भी देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तब तक के लिए देखिए यहाँ से प्रांतीय प्रशासन। ठीक, थोड़ा सा जूम आउट। देखिए प्रांतीय प्रशासन में ये प्रांत को चक्र भी कहते थे, और इधर लिखा है प्रांत या चक्र, इधर राजधानी लिखी है। देखिए कि उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और या तो प्राची, पूर्वी प्रदेश भी कहते थे, मध्य प्रदेश के पास है, इसे प्राची कहते थे। ठीक, ये जो चार आपके हैं ऊपर 1 2 3 4, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांत, उसके समय 4 प्रांत थे। कलिंग को बाद में जीता है अशोक ने, तो जीता है। तो देखते हैं, उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, और अवंती की राजधानी उज्जैनी, और प्राची की राजधानी आपका पाटलिपुत्र। ठीक, और आप कलिंग देखते हैं जो अशोक ने विलय किया था, इसकी राजधानी तोसली है। अशोक के शासनकाल में कुल 5 प्रांत थे, चंद्रगुप्त के शासन में आपके 4 प्रांत थे। साम्राज्य का विभाजन कैसे कैसे है, इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कि जो साम्राज्य का, जैसे साम्राज्य इसका है देश या केंद्र कहते हैं। देशों में ये जो सबसे सर्वोच्च मतलब सर्वोच्चता पे, सर्वोच्च पद पे था, सम्राट था। उसके बाद सम्राट के बाद साम्राज्य में राजा के बाद, केंद्र के बाद चक्र आता है, ये आपका प्रांत होता था, ये जिसे राज्य कहते हैं। ठीक, केंद्र है, केंद्र के बाद आपका जैसे देश है, देश के बाद चक्र, या केंद्र के बाद प्रांत है या राज्य है। इसमें राजकुमार या आर्यपुत्र होता रहा था। ठीक है, राजकुमार को आर्यपुत्र कहते थे। इन चक्रों के बाद मंडल आता था, कमिश्नरी। आज के वर्तमान मतलब भाषा में देखे तो कमिश्नरी है। इसके जो अधिकारी होते थे प्रतिष्ठा कहते थे, या इसके मुखिया को आप प्रादेशिक कह लीजिए। ठीक है, प्रतिष्ठा या प्रादेशिक कहते थे। इसके बाद आता था आहार, इसे विषय भी कहा जाता था। विषय इंपॉर्टेंट है, विषय पूछा है। ये वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो जिला होता था। तो विषय का जो मुखिया होता था विषयपति कहते था ये, या इसे ही स्थानिक कहते थे। ठीक, फिर इसके बाद स्थानीय आता था, स्थानीय। तो स्थानीय किसे कहते थे? 800 गांवों के समूह को मौर्य काल में स्थानीय कहते थे। ठीक, द्रोणमुख किसे कहते थे? 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते थे। आता था इसके बाद, इसके नीचे क्रम में खाटविक आता था, तो ये 200 ग्रामों के समूह को खाटविक कहते हैं। संग्रहण, 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहते थे। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था गोप कहा जाता था, गोप। इसके लास्ट में आता था ग्राम, इसका प्रमुख अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। देखिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि जब 800 गांवों का समूह है, 800 ये गांव मिल जाते हैं, तो ये आपका स्थानीय होता है। इसी 800 गांव में देखिए, अभी इसी में ये 400 गांव है। देखिए कलर चेंज करते तो समझ में आएगा। इसी में अगर ये 400 गांव है, 400 है, तो ये 400 है तब क्या हो जाएगा? आपका द्रोणमुख हो जाएगा। इसी के अंदर अब देखिए यहाँ ये है 200 गांवों का समूह है, 200 गांवों का समूह है, तो आपका खाटविक है। इसी में अगर 10 गांवों का समूह है तो आपका संग्रहण है। ठीक, आगे देखते हैं। नगर का जनगणना अधिकारी आपका नागरक कहलाता था, नागरक। इंपॉर्टेंट है, पूछा है ये शब्दावली में पूछ लेता है, प्रशासनिक शब्दावली देता है या कुछ भी, कोई शब्दावली देता है उसमें पूछता है ये किस कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है। अपराधों पर नियंत्रण हेतु रक्षिण, पुलिस को कहते थे, रक्षिण कार्य करते थे, जो अपराध को नियंत्रण करने के लिए। अब आप देखेंगे नगर प्रशासन, इंपॉर्टेंट है नगर प्रशासन। देखिएगा नगर प्रशासन में ये उल्लेख, इसका उल्लेख केवल मेगास्थनीज करता है।
नगर प्रशासन का उल्लेख केवल मेगास्थनीज करता है और मेगास्थनीज ने इंडिका में ही किया इसका उल्लेख। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की बात कही गई है। ठीक, पूरे नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया है और पाटलिपुत्र को इंडिका में पोलीप्रोथा कहा गया है। ये कलर सही नहीं लग रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, ये सही है, राइट, पोलीप्रोथा कहा गया है। मगध का सबसे बड़ा नगर कौन था तो आपका पाटलिपुत्र या पोलीप्रोथा, सब पूरे मगध का सबसे बड़ा नगर था। और प्रशासन ऊपर हम लोग देख चुके हैं, 6 समितियां चलाती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल टोटल सदस्य हो गए 5 समितियों के 6 5 30, 6 × 5 करेंगे = 30। ठीक है। नगर प्रशासन की समितियां देखिए, अब ये पूछा है 6 समितियां हैं, जो लिखा है 6 पूछा है अलग अलग एग्जामों में, तो आप 6 को ध्यान दीजिएगा। उद्योग व्यापार समिति होती थी, इसके अंतर्गत उद्योग एवं व्यापार का नियंत्रण, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण और वस्तुओं की जो खरीद बिक्री होती थी, वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था होती थी, ये उद्योग व्यापार समिति में। दूसरी समिति होती थी विदेश समिति, विदेशियों की देखरेख के लिए। जनसंख्या समिति, यही पूछा था कि तीसरी समिति क्या थी, तो तीसरी समिति के अंतर्गत आपका आता है जनसंख्या समिति, जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करती थी। शिल्पकला समिति नगर के सड़कों व भवनों के निर्माण एवं साफ सफाई का कार्य करती थी, साफ सफाई की व्यवस्था का। आप देखेंगे वस्तु निरीक्षक समिति थी, तो बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के मिलावट पर रोक। ठीक है। 6वीं समिति थी कर निरीक्षक समिति, प्रत्येक विभाग से प्राप्त करों का विवरण रखना इसका उद्देश्य था और करों की चोरी को रोकना। इंपॉर्टेंट लाइन नीचे लिखी है कि करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक। अब न्याय व्यवस्था देखेंगे, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार के न्यायालय थे। कहाँ पे? मौर्य प्रशासन में। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था तो आपका सर्वोच्च न्यायाधीश यहाँ देखिए लिखा है सम्राट था। ठीक है। अब जो न्यायाधीश अन्य थे, इनमें कौन कौन है तो इनमें देखेंगे थोड़ा सा कलर, एक धर्मस्थी होता था और आपका ये तो ब्लैक ही हो गया, रुक जाइएगा थोड़ा सा, अब सही है। हाँ। एक धर्मस्थी है दीवानी मामले के लिए और एक कंटक शोधन है फौजदारी मामलों के लिए। ठीक है। तो जो दीवानी मामले के लिए, इसके अंतर्गत चोरी लूट के मामले आते थे, इन्हें साहस कहते थे। जो चोरी लूट के धर्मस्थी थे, जो चोरी लूट के अपराधी थे, उन्हें साहस कहते थे और ये धर्मस्थी न्यायालय देखता था। कंटक शोधन जो फौजदारी था, वो राज्य व नागरिक के बीच के मामले देखता था। अब देखिए, न्यायाधीश एक व्यवहारिक कहते थे और दूसरे को प्रतिष्ठा कहते थे। ठीक। गुप्तचर व्यवस्था देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका उल्लेख आपका किस में है? अर्थशास्त्र में है। पुरुष गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था। ठीक। गुप्तचर के अधिकारी को सर्प महामात्र कहा जाता था। जो गुप्तचरों का अधिकारी होता था, उनको सर्प महामात्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। संस्था जो होता था, ऐसे गुप्तचर जो संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे या एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे, वो आपके संस्था कहलाते थे, संस्था के गुप्तचर थे। इस संस्था गुप्तचरों का 5 प्रकार की थी, संस्था 5 प्रकार की थी, इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। देखिए क्या लिखा है कि काप्टिक रूप, ये विद्यार्थी के रूप में रहते थे। उदास्थित, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। उदास्थित है जो आपका, ये सन्यासी के बेस में रहते थे। गृहपथिक, किसान के बेस में रहते थे। वैदेहिक, व्यापारी के बेस में रहते थे, गुप्तचर थे। और जो तापस होते थे, तपस्वी के बेस में गुप्तचर रहते थे। और देखिएगा, अब ये तो पहले संस्था के 5 प्रकार है। दूसरा एक संचरा होती थी, संचरा गुप्तचर थी। 2 प्रकार के थे। तो संचरा जो थी, संचरा भ्रमणशील गुप्तचर आते थे इसके अंतर्गत। इसके 4 प्रकार थे। पहला क्षत्रिय था, क्षत्रिय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर था। कौटिल्य के अनुसार क्षत्रियों का कोई परिवार नहीं होना चाहिए, ये कौटिल्य कहा है। अब संचरा में दूसरा प्रकार का था तीक्ष्ण या शूरवीर गुप्तचर था।
फिर तीसरा प्रकार है आपका रसद, यह क्रूर प्रवृत्ति का गोचर होता था, क्रूर प्रवृत्ति का। चौथा होता था परिव्राजिक, ये भिक्षुणी के वेश में रहती थी, मतलब लेडीज रहती थी। परिव्राजिका जो थी, परिव्राजिक, ये भिक्षुणी में वेश में रहती थी और इसमें मुख्य रूप से वेश्याओं की नियुक्ति होती थी। जो गणिकाएँ होती थी, वेश्याएँ होती थी, आपका उनकी नियुक्ति होती थी। जो अन्य देशों में रहकर सूचनाएं भेजते थे, ऐसे गुप्तचर को उभय वेतन कहा जाता था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा, उभय वेतन। ठीक, फिर देखिएगा सम्राट की सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिका तैनात की जाती थी। उनको क्या कहते थे? समारा, समारा अनुरांगिनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रगुप्त मौर्य के जो अंगरक्षक थे, कौटिल्य द्वारा बाद में नियुक्त किया गया था। विषकन्याएँ भी होती थी, लेकिन अधिकतर महिला अंगरक्षिका थी। इन्हें समारा अनुरांगिनी कहा जाता था। अब सैन्य प्रशासन आ गया आपका। सैन्य प्रशासन में देखिएगा, तो सैन्य प्रशासन में आपके इसका उल्लेख मेगास्थनीज इंडिका में करता है। 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था सैन्य प्रशासन। 5 जो क्या कहते हैं कि 5-5 सदस्यों की समिति थी, आपकी 30 समिति थी। प्रथम समिति जल सेना, नौसेना, जैसे जल सेना, जल सेना को नौसेना कहते हैं, इनकी व्यवस्था देखती थी, नौसेना समिति कहते थे। दूसरी समिति थी ये आपकी सामग्री, यातायात एवं रसद की व्यवस्था देखती थी, इसे रसद समिति कहते थे। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते, ठीक है। देखिएगा, तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख के लिए पैदल सेना समिति। चौथी समिति अश्व की व्यवस्था, अश्व सेना समिति। 5वीं थी गज सेना व्यवस्था, गज सेवा समिति। छठी थी आपकी रथों की व्यवस्था, रथों की सेना व्यवस्था, यह आपका रथ सेना व्यवस्था। इंपॉर्टेंट है, ये सैन्य प्रशासन है। सैन्य प्रशासन के 6 समितियाँ थी, नौसेना समिति, रसद समिति, पैदल सेना समिति, आपकी अश्व सेना समिति, गज सेना समिति और रथ सेना समिति। मौर्य सेना का राजचिन्ह मयूर था। इंपॉर्टेंट है, आप ये कौन बताया है? ग्रुनवेडल एक इतिहासकार हैं, वो बताते हैं। ठीक, अब इतना ऊपर का देख चुके, अब देखेंगे हम मौर्यकालीन समाज। इसका उल्लेख कहाँ है? आपका अर्थशास्त्र में है। देखिएगा, इधर आइए। 4 वर्णों में विभाजित था मौर्यकाल। 4 वर्णों में, ब्राह्मण थे, ठीक है, वैश्य थे, शूद्र थे। 4 हो गए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अर्थशास्त्र में आर्य कहा गया किसको? शूद्रों को। अर्थशास्त्र में 4 वर्णों को सामाजिक संरचना का आधार माना गया है। उल्लेख जो है आपका, जो दूसरा उल्लेख इंडिका में समाज को 7 भागों में या वर्ण या जातियों में बताया गया। तो ये किसमें? इंडिका की। अब हम ऊपर जो देखे हैं अभी, ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया था। इंडिका में जो 7 ऊपर हम लोग देख चुके थे, दार्शनिक है। इसमें ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु आते थे। किसान, सबसे ज़्यादा किसान जो गांव में रहते थे मेगास्थनीज ने कहा था। उसके बाद पशुपालक या ग्वाले, पशुओं को 7 डेरों में रहते थे। व्यापारी या शिल्पी, योद्धा, सैनिक, एक निरीक्षण होते, योद्धा सैनिक जो दूसरे स्थानों पर सैनिक थे, उनके अंतर्गत निरीक्षक में इन्हें गुप्तचर भी कहा जाता था। सभासद या मंत्री या शासक वर्ण थे, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, विवाह विच्छेद करने की अनुमति थी और मोक्ष की प्राप्ति माना जाता था। वेश्याओं को रूपजीवा कहा था, रूपा जीवा, ठीक है। और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है, यहाँ पे कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं। मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो कुछ भ्रामक बातें हैं। वो जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें लिखने को आता है, मिलता है। देवताओं की मूर्ति बनाने वाले को कारू कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देखिएगा। ये कारू पूछ देगा, कारू टर्मिनोलॉजी में डाल के, और पूछेगा क्या है, तो देवताओं की मूर्ति बनाने वाले को कारू कहते थे। ब्राह्मणों को अपराध करने पर दंड नहीं, कौटिल्य, ठीक है। ठीक,
क्या लिखा है, ब्राह्मणों को अपराध करने पर दंड नहीं, ये कौटिल्य के अनुसार था। करमुक्त भूमि, जिसे क्या कहते थे, ब्रह्मदेय कहते थे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, जितना कुछ है अब कंप्लीट होगा। संपूर्ण आपका जो मौर्य काल है, इससे बाहर अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेते हैं तो कहीं आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, सब कुछ इसी में है भैया, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ज़्यादा लगता है तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, जो देख देख के आके आप अगर कंपेरिजन करेंगे तो सब कुछ इसी में दिखेगा। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, उल्लेख अर्थशास्त्र में है। इंडिका में भी कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में क्या क्या, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन पर निर्भर पूरी अर्थव्यवस्था थी मौर्यकालीन। इन तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है, दिया था बिहार पीसीएस में कि वार्ता किसे कहते हैं, वार्ता। और उसमें ऑप्शन दिया था, देखिएगा बिहार पीसीएस पिछला वाला, उसमें कृषि, व्यवसाय, पशुपालन तीनों को मिला के वार्ता कहा था। ठीक, क्वेश्चन एकदम लाइन टू लाइन पूछा है भाई, लाइन टू, ये लाइन लिखा, ये वार्ता लिखा था, ये लाइन लिखी थी, इसलिए कह रहा हूँ बहुत सही नोट्स है ये। ठीक है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। वार्ता को शूद्रों की पहली परिणति कार्य बताया गया है। देखिए कितना अच्छी लाइन लिखी है कि वार्ता को शूद्रों की पहली परिणति कार्य बताया गया है। और कृषि लिखा है, कृषि मौर्य काल में सभी फसलों को उत्पादन होता था। जो मौर्य काल में कृषि लिखा है तो मौर्य काल में सभी फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम एवं गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है, ये गन्ना है। ठीक, अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 फसलें उगाए जाने का उल्लेख है। हैमन, हैमन किसे कहते थे, ये आपका वर्ड में फिर पूछ लेगा, जैसे वार्ता पूछा तो ये भी पूछ लेगा। हैमन रबी की फसल को कहते थे। आपका ग्रास्मिक खरीफ की फसल को कहते थे, आपका ज्वार तिल। और केदार जो होता था, केदार, केदार आपका जायद की फसल को कहते थे, केदार। मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ वर्ष में 2 बार वर्षा होती थी, अतः कृषक 2 फसल काटते थे। मेगास्थनीज कहता है राज्य की भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा और इससे होने वाली आय को कौटिल्य ने सीता कहा है। जो सरकारी भूमि से इसे उपज होती थी, उसके होने वाले आय को सीता कहा है। अर्थशास्त्र में क्षेत्रक, क्षेत्रक मतलब भूस्वामी, उपवास मतलब काश्तकार तथा स्वाम्य, स्वाम्य का उल्लेख है। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध, इसे सेतुबंध, ये कर था, सेतुबंध कहा था, सेतुबंध कर था। मौर्य काल में जो भूमि के प्रकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन है, 10 प्रकार की। ठीक, देखिएगा कि अदेव मात्रक क्या होता था, तो बिना वर्षा बोई जोती जाने वाली भूमि। ठीक है, सिंचाई द्वारा कार्य होता था इस पे, इसे अदेव मात्रा कहते थे। अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक क्या था कि वर्षा आधारित भूमि। कृष्ट भूमि क्या थी, जोती हुई भूमि। अकृष्ट बिना जोती हुई भूमि। स्थल ऊंची भूमि। ठीक है, अब देखेंगे कि मौर्यकालीन कर उल्लेख कहाँ है। अर्थशास्त्र में 21 करों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में नोट रुमनदेय अभिलेख में भी मौर्य कर व्यवस्था का उल्लेख है। 2 प्रकार, बलि और भाग, इनका उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कुल उपज, यहाँ लिखा है अर्थशास्त्र में कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाने का वर्णन इंडिका में वर्णन है, और इंडिका में 1/4 लिखता है। ये पगला है जो मेगास्थनीज पगला, ये 1/4 लिखता है। प्रमुख कर कौन कौन से हैं, देखिए। भाग, उत्पादित उपज पर कर। सीता किसे कहते थे, ये कौन सा कर था, राजकीय कृषि भूमि पर कर। भाग जो था उत्पादित उपज पर जो कर होता था, भाग कहलाता था। और सीता राजकीय भूमि, राजकीय कृषि भूमि पर कर। प्रणय कर आपातकालीन कर होता था। प्रणय मतलब बिया मत समझ लिया, प्रणय का मतलब होता है आपातकालीन कर। बलि क्या होता है, एक प्रकार का भू राजस्व। सेतुबंध सिंचाई कर। और हिरण्य जो था नगद कर। और वृष्टि होता था बेगारी कर। नोट क्या है, उदक भाग, उदक भाग इसे उद्रेंग कहते थे, ये सिंचाई कर था। ठीक है, उदक भाग, ये देखिएगा।
देखिए, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, ये लिखा है ना, उपज कर और पथ कर। पथ कर क्या होता था कि विभिन्न उत्पादों के आने जाने पर लगने वाला कर। फिर आयात कर होता था, प्रवेश कर 20%, निर्यात कर निष्काम्य कर कहते थे। ठीक है। मौर्य काल में ऐसे गांव जो कर से मुक्त थे उन्हें परिहारिका कहते थे। जो सैनिक आपूर्ति करते थे आयुधिका कहते थे। कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले को कुप्पे कहते थे। ठीक। मौर्यकालीन सिक्के देखिए, सिक्के सोने के सिक्के सुवर्ण कहलाते थे या निष्क कहलाते थे। चांदी के सिक्के को पण कहते थे। पण ये मिटाते हैं, देखिएगा, हट जाए यार। हाँ, पण और रुपये रुपये किसको, चांदी को कासारपण कहते थे, धरण कहते थे और शतमान कहते थे। ये चांदी के सिक्के को कहते थे। ठीक। देखिएगा, तांबे के सिक्के को क्या कहते हैं? बड़ा सिक्का आपका जो होता था इसे मासड़ कहते थे और आपका छोटे सिक्के को कांकड़ी कहते थे। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पण थी, इम्पोर्टेंट है। यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। अधिकारियों को वेतन आदि से दिया जाता था। इसके पण मतलब पण, जो पण के ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, ये बैल, सर्प है आदि खुदे होते थे। इसे आहत सिक्का भी कहा जाता था। ठीक। आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का। आप देखिए यहाँ पे मौर्यकालीन व्यापार 2 वर्गों में बांट लीजिए। एक जल मार्ग से होता है, एक आपका स्थल मार्ग से होता है। जल मार्ग पे 2 बंदरगाह, क्योंकि कहीं जहाँ व्यापार होता है वहाँ पे बंदरगाह, जैसे समुद्र से व्यापार है तो बंदरगाह जरूरी है, तो 2 बंदरगाह। स्थल मार्ग पे 4 प्रमुख स्थल मार्ग। ठीक। 2 बंदरगाह में एक भृगु कच्छ या भड़ोच गुजरात में है। ताम्रलिप्ति आपका पश्चिम बंगाल में, 2 का उल्लेख मिलता है। देखिए, स्थल मार्ग पे उत्तरापथ जो था आपका पुष्प कलावती कहते थे इसे। तक्षशिला तक से आपका पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जाता था। कौन सा? आपका उत्तरापथ। इसका निर्माण चंद्रगुप्त कराता है। ये चंद्रगुप्त है, ये लिखा ना, गुप्त। सबसे लंबा सड़क मार्ग ये आपका 1500 कोस तक, सबसे महत्वपूर्ण मार्ग भी है। दूसरा मार्ग आपका पाटल से कौशाम्बी, ठीक, उत्तरापथ में मिलता था। तीसरा मार्ग प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से श्रावस्ती यूपी। चौथा मार्ग आपका भृगु कच्छ गुजरात से मथुरा यूपी। ठीक। मौर्य काल का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। सूत काटने का उद्योग आपका प्रमुख उद्योग केंद्र था। काशी, कलिंग, मालवा, बंग, ठीक, ये कौन से थे? आपके प्रमुख उद्योग केंद्र थे मौर्य काल के। काशी, कलिंग, मालवा और बंग। कलिंग का हाथी दांत व्यापार बहुत प्रसिद्ध था, कलिंग का। देखेंगे यहाँ कलिंग व कौटिल्य व स्ट्रेबो के अनुसार जहाज रानी उद्योग पर मगध का एकाधिकार था। ठीक है। देखिए, नेपाल के कंबल, कश्मीर के घोड़े, बंग मतलब बंगाल के मलमल विश्वविख्यात थे। चीनी पट, चीन से आने वाले रेशमी उसमें प्रसिद्ध पत्रों, ये आपका पत्रों से वृक्षों की छाल से निर्मित वस्त्र था। दुकुल क्या था? श्वेत व चिकना वस्त्र था। मौर्यकालीन संस्कृति देख लीजिएगा, कहाँ थे हम देख लिए। मौर्यकालीन अभी क्या देखे हैं? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था सुधार, ठीक है। मौर्यकालीन व्यापार हो गया, ये देख लिए हम लोग। मौर्यकालीन अभी ये देखते हैं कला और संस्कृति। ठीक। देखिए, भारतीय इतिहास को चिरकालिक बनाने का श्रेय मौर्य वंश को जाता है। पहली बार पाषाण का प्रयोग किया गया था। अब देखिएगा, मौर्यकालीन कला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक राजकीय कला होती है, जिसे राजकीय लोगों द्वारा प्रमोशन होता है या संरक्षण या विकसित किया जाती है, या कला ऐसी होती है। लोक कला जन सामान्य के द्वारा विकसित या स्वतंत्र लोगों द्वारा विकसित कला होती है। ठीक। अब देखिएगा, ये जो आपकी राजकीय कला अभिलेखों द्वारा प्राप्त होगी, राज्य प्रसाद द्वारा प्राप्त होगी, सूत और चैत्य विहार द्वारा प्राप्त होगी, स्तूप। ठीक है। और ये देखिएगा, बड़ी मूर्ति होगी आपका, छोटी मूर्ति होगी। यहाँ लिखा है ना, लोक कला में दोनों हो सकता है।
बड़ी मूर्ति हाथी की मूर्ति, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर धौली उड़ीसा, कालसी उत्तराखंड में बनाया गया ऐसा। और छोटी मूर्ति में यक्षिणी की मूर्ति परखम मथुरा, दीदारगंज और लोहानीपुर बिहार में ऐसा मिलता है, देखिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लोहानी बिहार हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख की इससे जानकारी मिलती है, जो सुदर्शन झील बनाई थी उसी का। स्थिति क्या है इसका, तो काठियावाड़ सुदर्शन झील बनाया चंद्रगुप्त, काठियावाड़ गुजरात में। भाषा जो लिखी है शिलालेख की आपका संस्कृत में लिखी है। जानकारी क्या क्या मिलती है, चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, ये पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा निर्माण किया गया था। ये प्रांतपाल था, मतलब किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। की जानकारी सुवर्ण सिकता या पलासिनी नदियों के आपका पलासिनी नदियों से सुवर्ण सिकता पलासिनी नदियों से उर्जियत पर्वत सुदर्शन झील के निर्माण व पुनर्निर्माण कराने वाले शासक और प्रांतपाल के बारे में है। शासक और प्रांतपाल क्या क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण आपका पुष्यगुप्त वैश्य करवाता है। अशोक जो होता है इसका तुषास्प यवन प्रांतपाल होता है। उसके बाद रुद्रदामन सुविशाख और स्कंदगुप्त आपका पर्णहरित या उसके पुत्र चक्रपाली द्वारा, ठीक है। अभिलेख देखिएगा, अशोक के अभिलेख, शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं और गुहाभिलेख। देखिए मौर्यकालीन अभिलेख में आप देखेंगे शिलालेख है, स्तंभलेख है, गुहालेख बता चुके। बृहद शिलालेख 14 लाइनें होती है, 14 संख्या, यहाँ 8 स्थानों पर प्राप्त है। लघु शिलालेख में 17 स्थानों पर प्राप्त है, 1 से 2 लाइनें उत्कीर्ण है। बृहद शिलालेख देख रहे हैं, शाम को जो सोए वो गधा है, शहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान खरोष्टी लिपि में है। और कालसी उत्तराखंड, जोगढ़ उड़ीसा, सोपारा महाराष्ट्र, एरोगुंडी आंध्र प्रदेश, गिरनार आपका गुजरात और धौली उड़ीसा, ठीक है, सब ब्राह्मी लिपि में। कुछ और लिखा है देखिएगा कि जो एरुगुंडी आंध्र प्रदेश वाला है ये ब्राह्मी खरोष्टी द्विभाषी पृष्ठभेदन लिपि में है, ठीक है। अशोक के 14 शिलालेख, विषय वर्णन क्या क्या। अशोक के दीर्घ शिलालेखों पर कुल 1 से 14 लेख खुदे हुए हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रथम लेख पशु बलि पर निषेध और समाज उत्सव पर निषेध। दूसरा है सीमांत राज्यों का उल्लेख, सीमांत राज्यों का उल्लेख कौन कौन है, चोल हैं, पांड्य हैं, सतीपुत्र, केरल पुत्र, चेर और श्रीलंका ताम्रपर्णी कहते थे इसे, ठीक है। आप देखेंगे कि यवन राजा एंटियोकस लोक कल्याणकार, मानव पशुओं के लिए चिकित्सा, कुएं का निर्माण, ये सब दूसरे शिलालेख में उत्कीर्ण है। तीसरा में है युक्त रज्जुक और आपका प्रादेशिक नामक अधिकारियों के साथ धम्म यात्रा प्रति 5वें वर्ष राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद शुरू करता है और प्रजा को धर्म और अन्य कार्यों की शिक्षा देता है, ठीक। यहाँ क्या लिखा है, उज्जैन व तक्षशिला को प्रति 3-3 वर्ष पर दौरा होता था और जगह सब जगह 5 वर्ष पर दौरा होता था। क्या कहता है कि माता पिता की आज्ञा मानना, मित्रों, संबंधियों, ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति आदर का भाव रखना, जीवों की हिंसा न करना, यह तीसरे में कहता है। अल्प व्यय और अल्प संचय करना, ये भी तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख भेरी घोष धम्म घोष में बदल जाना, भेरी घोष से धम्म घोष में बदल जाना चौथा। पांचवा में 5 जातियों का उल्लेख है, यवन, कंबोज, कंधार, रिष्टक और पैतनिक। और राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात की नियुक्ति करता है। छठा है प्रतिवेदों को आदेश, प्रजा के कार्यों की सूचना तुरंत प्रभाव से दी जाए। 7वां होता था सभी धर्मों के साथ साथ रहें, सभी धर्मों के लोग साथ साथ रहें और धर्म श्रवण करें। 8वां है अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा की थी और बोध गया था। आखेट निषेध, आखेट बिहार की स्थान पर धम्म विहार होता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आखेट मतलब कि शिकार करना निषेध था, आखेट बिहार के स्थान पर धम्म विहार की स्थापना की गई थी। 9वां क्या कहता है कि लोग विविध मंगलाचार करते हैं, उनका फल अल्प होता है,
धम्म रूपी मंगलाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। 10वां क्या है कि धम्म की प्रतिष्ठा श्रेष्ठता पर बल था। 10वां में 11वें में धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं और धम्म जैसा भी कोई मित्र नहीं। ये आपका 11वां कहता है। 12वां कहता है कि धार्मिक सहिष्णुता सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि को क्योंकि वृद्धि हो। धार्मिक सहिष्णुता जो 12वां है, सभी संप्रदाय के सार में की वृद्धि हो, वैश्विक सबका बुद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने समुदाय की प्रशंसा करें और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। धम्म महामात स्त्र्याध्यक्ष महामात ब्रज भूमिक महामात का उल्लेख 12वें शिलालेख में है। अब देखिएगा कि 13वां जो है कलिंग विजय का उल्लेख, कलिंग विजय के बाद आत्मग्लानि का उल्लेख, विदेशी राज्यों का उल्लेख, चोल ताम्रपर्णी केरल पुत्र धम्म विजय का उल्लेख, आठवीं जातियों की माफी का उल्लेख। 14वां क्या है पृथक शिलालेख कहा जाता है, धौली व राजगढ़ 11, 12, 13 लाइनों को स्थान पर 2 पृथक। देखिए यही तो गड़बड़ है। ठीक है, देख लिया हमने। कहाँ तक देखे हम लोग? 13वां देख ले। 13वां में कलिंग विजय है, कलिंग विजय के बाद आत्मग्लानि का उल्लेख है, विदेशी राजाओं का उल्लेख है आपका। फिर उसके बाद आप देखेंगे चोल ताम्रपर्णी केरल पुत्र धम्म विजय का उल्लेख है, आठवीं जाति को माफ़ी मांगने के लिए उल्लेख है। 14वें में आपका पृथक शिलालेख कहा जाता है इसे, धौली व जौगढ़ में 11, 12, 13 लाइनों का स्थान पर 2 पृथक लाइनें उत्कीर्ण है। कलिंग की समस्त जनता पुत्र पुत्रियों के समान है। ये 14वें में ये जहाँ से बृहद शिलालेख मिले हैं वे 8 स्थान साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करते हैं, मौर्य समाज की। ठीक है, आगे देखते हैं। लघु शिलालेख। लघु शिलालेख 17 राज्यों से प्राप्त हुए हैं। हाल ही में सन्नति गुलबर्गा कर्नाटक से लघु शिलालेख मिला है। निम्न अभिलेखों में से अशोक का नाम आपका मिलता है, गुर्जरा से मिलता है, मास्की से, नेट्टूर, उदयगोलम। 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें से अशोक के नाम मिलते हैं। गुर्जरा मध्य प्रदेश, मेट्टूर है, मास्की, नेट्टूर और उदयगोलम कर्नाटक वाला। ठीक है। इनसे अन्य शिलालेखों में अशोक की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी मिलता है और यह उपाधि अशोक के अलावा उसके पुत्र दशरथ व श्रीलंका के शासक तिस्य को प्राप्त थी। ठीक है। पनगुडरिया गुहावलेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। ठीक। स्तंभ लेख देखिएगा, स्तंभ लेख तो सही नहीं है, कितना बचा है 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए तो लघु शिलालेख हम देखिए तो आप देखेंगे स्तंभ लेख, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। लघु शिलालेख 17 स्थानों से प्राप्त है और आपका हाल ही में सन्नति गुलबर्गा कर्नाटक में मिला है। निम्न अभिलेखों में मतलब 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक के नाम मिले। अशोक के नाम गुर्जरा मध्य प्रदेश, मास्की, नेट्टूर, उदयगोलम। और फिर अन्य अभिलेख जो है अशोक की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, ये देख लिए हैं। ठीक है, यही है स्तंभ लेख। देखिएगा अशोक को स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा ईरान के प्रशासक डोरियस प्रथम से मिली थी, यह जॉन मार्शल ने कहा है। ठीक है, ये जॉन मार्शल जो आया था अंग्रेज के समय, उसी ने कहा है। अब इसके अंतर्गत देखिए एक जो एकास्म पत्थर होता था, ये स्वतंत्र अवस्था में है और इसके सबसे टॉप पे पशु मूर्ति होती थी। अवांगमुखी कमल होते थे, कमल का उल्टा रूप ऐसे जैसे सीधा कमल था अवांगमुखी। और ये इसका ये हिस्सा जो इसे फलक कहते थे। सपाट पत्थर होते थे, एकास्म पत्थर के बने और चमकदार पालिश होते थे। और जो पत्थर होता था चुनार से लिया जाता था। अब देखिए यहाँ पे ईरानी जो स्तंभ है, ये भारतीय स्तंभ हमारा, भारतीय स्तंभ जो बताएं ये पूरा भारतीय स्तंभ है। ये ईरानी स्तंभ है जो इस पे सबसे टॉप पे आपका मानव एकत्रित होती थी। सपाट होता था ये आपका पिलर, लेकिन एकास्म नहीं होता था, टुकड़े में जोड़ के बनाया गया है। नालीदार होता था और मेधी पे बना हुआ था, मेधी चबूतरा पर बना था, केवल राजमहलों में बना है। ठीक है, यह अनेक स्थानों पर प्राप्त है और स्वतंत्र अवस्था में मेधी पे नहीं बना है। स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। बृहद स्तंभ लेख में 7 लाइनें हैं। प्राप्त कितने स्थान से? 6 स्थानों से। दिल्ली तोपरा स्तंभ लेख देखते हैं
सबसे पहले इसी स्तंभ को 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। इसे फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा हरियाणा से लाकर दिल्ली में गड़वा दिया था। एकमात्र ऐसा लेख है जिस पर 7 लाइनें मिलती हैं, अन्य सभी बृहद स्तंभ लेखों पर 6 लाइनें ही मिलती हैं। वर्तमान स्थिति दिल्ली, प्राचीन स्थिति आपका टोपरा हरियाणा। किसकी? आपका दिल्ली टोपरा वर्तमान में दिल्ली में है। दिल्ली मेरठ स्तंभ है जो सबसे पहले खोजा आपका 1750 में टी फेंथलर ने। इसे भी फिरोज तुगलक ने मेरठ के यूपी से लाकर दिल्ली गड़वा दिया था। लौरिया अरराज, ये चंपारण बिहार में है। गरुड़ का चित्र उत्कीर्ण है। लौरिया नंदनगढ़, चंपारण जिला बिहार। मयूर का चित्र अंकीर्ण है। रामपुरवा आपका चंपारण बिहार। अब देखिएगा प्रयाग जो है कौशाम्बी, प्रयाग कौशाम्बी में, कौशाम्बी से अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है। बीरबल के लेख अकबर के लिए लेख है जो लेख, और उसके बाद जहांगीर के भी लेख इसमें जो प्रयाग प्रशस्ति उसमें लिखा गया, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद उसमें। लघु स्तंभ लेख देखेंगे, अशोक की राजकीय आज्ञाओं का उत्कीर्ण किया गया है। 5 स्थानों से प्राप्त है, 1 से 2 लाइनें उत्कीर्ण मिलती हैं। सांची आपका मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश और रुमनदेई। तो जो सांची मध्य प्रदेश और सारनाथ और कौशाम्बी, इन तीनों में संघ भेद को रोकने की बात कही गई है। कौशाम्बी में अशोक की एकमात्र पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी में जो एक कौशाम्बी अभिलेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति को भी रानी का अभिलेख उसी के पास। रुमनदेई जो है, हाँ, कौशाम्बी यूपी जो है रानी का अभिलेख कहते हैं। रुमनदेई नेपाल, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। धम्म यात्रा लुम्बिनी का उल्लेख बलि कर धर्म कर होता था। लुम्बिनी को धर्म कर से मुक्त करने का उल्लेख है। भूमि कर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। एकमात्र ऐसा अभिलेख जिसमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखिएगा कि नीलमणि सागर या कनक मुनि अभिलेख कहाँ है? राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कनक मुनि स्तूप का संवर्धन करने का उल्लेख है। स्तंभ पर कौन से पशुओं को उत्कीर्ण किया गया है? तो पशु हैं, इधर स्तंभ है। सारनाथ यूपी में आपका 4 सिंह है। संकीसा यूपी में 1 हाथी है। सांची मध्य प्रदेश में 4 हाथी हैं। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ में आपका मोती चुराते हुए हंस रहे हैं द्वितीय स्तंभ में। ठीक, और जो रामपुरवा है बिहार में, प्रथम में आपका शेर, द्वितीय में बैल है, वैशाली में आपका सिंह है। ठीक, सारनाथ का स्तंभ देखिएगा, आधुनिक भारत का प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। एकाश्म पत्थरों एकाश्म स्तंभ लेखों का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। 4 पशु आपके उत्कीर्ण है, हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। फलक पर 4 सिंह आक्रामक एकदम क्या लिखा है? 4 पशु घोड़ा, हाथी, बैल, सिंह, इनका उल्लेख मिलता है। फलक पर 4 सिंह आक्रामण मुद्रा में है। ठीक है, आक्रामक होगा, सॉरी लिखा है, थोड़ा सा मिट गया है। जो 4 सिंह है आक्रामक मुद्रा में, आक्रामक लिखा है, आक्रामक मुद्रा में बैठे हैं ऊपर। ठीक है, यह आपका बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का सूचक। चक्र के मूलतः 32 तीलियां हैं। चक्र में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 24 तीलियां भारत में मिलती हैं। ठीक है, गुहा अभिलेख क्या है? गुहा वास्तुकला का सर्वप्रथम प्रयोग अशोक द्वारा किया गया था। आजीवक धर्म के अनुयायी के निवास हेतु निर्माण आपका 3 अशोक करता है, 4 इसका पौत्र दशरथ करता है। बराबर की पहाड़ियों में और आपका नागार्जुन की पहाड़ियों में। ठीक, दोनों बिहार में है। जो 3 है आपके अशोक ने 3 बनवाए हैं, वो कर्ण चौपाण, सुदामा और आपका विश्व झोपड़ी। ठीक है, और जो दशरथ ने 4 बनाया, गोपी, वापी, पददिख और लोमेश ऋषि, ये आपका बनवाया है। मौर्यकालीन राजप्रसाद या नगर है। पाटलिपुत्र को पोलीपुरा था। मेगस्थनीज ने इंडिका में कहा है। एरियन के अनुसार मौर्यकालीन राजप्रसाद के सानो सगोत का मुकाबला एक वेदना व सूसा ईरान के राजप्रसाद से भी
नहीं कर सकते थे। फाहियान यह मानवकृत नहीं बल्कि इसका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया था। फिर इन राजप्रासादों की खुदाई 1914, 1915, 1951 में हुई है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? स्नूपर को जाता है। साक्ष्य का प्राप्त स्थल स्नूकर, याद रखिए स्पूनर, सॉरी क्या, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर को जाता है, स्पूनर। ठीक है। साक्ष्य प्राप्त करने का स्थल पटना के बुलंदीबाग में, पटना के कुम्हार नामक स्थान पे। ठीक। राजप्रसादों के साक्ष्य मिलते हैं पाटलिपुत्र नगर में, यहाँ लिखा है सोन व गंगा संगम पर। लंबाई इसकी कितनी है पाटलिपुत्र नगर में? 80 स्टेडिया मतलब 1600 किलोमीटर। चौड़ाई 15 स्टेडिया मतलब 3 किलोमीटर। द्वार है आपका 64 किलोमीटर। और बुर्ज आपका 570 है। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र चतुर्भुजाकार था। चारों ओर लकड़ियों की परपोटा, 60 फुट गहरी खाई और 600 फुट चौड़ी और बुर्ज बनते थे। फिर द्वार बनता था। राजा के आने के बाद इसमें एंट्री होती थी, राजा आता था। मौर्यकालीन स्तूप देखिएगा। स्तूप धातु से निर्मित शब्द का जिसका अर्थ होता है ढेर या दुहर। स्तूप जो है शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका अर्थ यज्ञ की यानी ज्वालाओं से निर्मित आकृति। फिर आपका रामायण में स्तूप को राख का ढेर, मृतकों का अवशेष। बौद्ध धर्म में समाधि स्थल पर स्तूप का निर्माण हुआ था। बौद्ध धम्म संघ का सूचक है। छत्रशिला संख्या नंबर 3। हर्मिका जो है पवित्रतम भाग है हर्मिका। इस पे एक स्तूप होता है, यहाँ पे अंडज है और वेदिका बनाई जाती है। दक्षिणा पथ भी है, मेधी से कहते हैं। ठीक। इसी में तोरण द्वार बनता है, तोरण द्वार। तोरण स्तूप के प्रकार है। शारीरिक स्तूप है, बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर निर्मित है। दंत है, केश है। परिभौगिक है, बुद्ध द्वारा प्रयोग में की गई वस्तुओं पर निर्मित वस्तुएं। उद्देशिक क्या है? जीवन की उद्देश्य इसका है उद्देशिक, जीवन की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित स्थलों पर निर्मित स्तूप है। पूजार्थक जो है धनवान लोगों द्वारा पूजा हेतु दान देकर बनाए गए स्तूप जो होते थे पूजार्थक कहलाते थे। अशोक ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक द्वारा निर्मित प्रमुख स्तूप कौन से हैं आपके? सांची का स्तूप देखिएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। सांची के स्वरू स्तूप जो का है इसे महास्तूप कहा जाता था। सारनाथ का स्तूप उत्तर प्रदेश है। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश। तक्षशिला का आपका स्तूप है पाकिस्तान। पिपरावा का स्तूप यूपी में। यह सबसे पिपरावा वाला सबसे प्राचीन है। 1 से 4 जो है आपके सांची, सारनाथ, भरूच, तक्षशिला यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण क्या क्या है? तो देखेंगे कि जो विद्वान है हेमचंद्र राय चौधरी, ये कहते हैं कि अहिंसक और शांतिप्रिय हो जाना अशोक का, या उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी सब कमज़ोर आने लगते हैं। DN झा सबसे प्रामाणिक मानते हैं कमज़ोर उत्तराधिकारी। ठीक है। और DD कौशाम्बी आर्थिक कारण मानते हैं। और उसके बाद क्या बचा आपका धार्मिक सुधार, थोड़ा बहुत और बचा, उसमें देख लेते हैं। अभी रुक जाइए। देखिए कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य और जैन धर्म के बारे में थोड़ा जान जाएंगे, इसको छोड़ना सही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसके संरक्षण में पहली जैन संगीति परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में, और अपने अंतिम दिनों में वह अपने पुत्र बिंदुसार को वह गद्दी सौंपकर मैसूर श्रवणबेलगोला चला गया था और संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग किया था। श्रवणबेलगोला जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ पूर्व मध्यकाल में चामुंडा राय द्वारा बाहुबली की गोमतेश्वर की एक विशाल संगमरमर की मूर्ति बनाई गई है। ठीक। एक चीज़ और देखते हैं। देखिए एक चीज़ और है कि अशोक ने शासन के उच्च पदों पर विदेशियों को नियुक्त किया था। यूनानी आपका तुषास्क जाता, उसके समय उज्जैनी का गवर्नर था। स्त्रियों को उसने उच्च पद दिए थे, इतिझाक महामत्र। ठीक है। और देखेंगे उच्च पदों पर ब्राह्मणों को भी स्थान दिया था। शाहबाजगढ़ी के मानसेहरा पाकिस्तान खरोष्टी लिपि में है। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट है। सर ए कोना जो है अफगानिस्तान में द्विभाषी लेख है, पूछता है। सर्वप्रथम इसे ही पढ़ा गया था, किसको? सर ए कोना को। उसके सीमाई लेख यूनानी, अरामाइक और आपका एवं ब्राह्मी में, लेकिन भीतरी अभिलेख जो है अधिकांश ब्राह्मी और प्राकृतिक में है। ठीक है।
और देखिएगा यहाँ प्रयाग के बारे में हम लोग देखें ना, प्रयाग में इसमें अशोक की रानी कारुबाकी एवं उसका पुत्र तीवर की चर्चा मिलती है। तीवर यह अशोक के पुत्र था, कारुबाकी था। फिर बौद्ध संघ में दरार पैदा करने वाले भिक्षुओं को कड़ी चेतावनी दिया था। सांची और सारनाथ लेख की भी चर्चा है। यह मूलतः कौशाम्बी में था। ठीक है, अकबर के समय यह प्रयाग लाया गया। इस पर जागीर का आदेश भी है। समुद्रगुप्त के विजय का अभियान है। ठीक, और निगाली सागर नेपाल में लेख है। अशोक की यात्रा की थी और स्तूप का निर्माण कराया था। रोमनदेही के बारे में देख लिया, अशोक ने यात्रा की थी और यह शाक्य मुनि का जन्म हुआ इसने कहा था। कहता है कि यहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, इसलिए मैं आप भू राजस्व दर को 1/6 से घटाकर 8 कर देता हूँ। ठीक है, अब ब्रह्मगिरी अभिलेख क्या है? इसमें अशोक कहता है कि कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया है। भाब्रू बैराट लेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ में अपनी स्पष्ट निष्ठा घोषित कर देता है। देखिए, अशोक एवं बौद्ध धर्म। अशोक युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और न्यग्रोथों एवं उपगुप्त से शिक्षा ली। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तीसरी बौद्ध संगीति इसी के समय हुई थी, अशोक के समय। बौद्ध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, खेतान आदि की यात्रा की। 256 रातें आपकी ये सब बिताया यहाँ पे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्मीर, महाराष्ट्र, श्रीलंका, वर्मा आदि का मिशन भेजा। 84,000 स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया। स्तूप 84,000 और स्तंभ का निर्माण करवाया। पाटलिपुत्र में अशोक का राम नामक विहार बनवाया था। अशोक का धम्म क्या था? अशोक ने अपने साम्राज्य में जो अभिलेख जारी किए उसमें जनता की धम्म नीति को पालन करने का आग्रह करता है। इसके मुख्य तत्व थे माता पिता की सेवा का आज्ञा करना, सेवा करना, ब्राह्मणों और सवर्णों का सम्मान करना, नौकरों एवं दासों को के साथ अच्छा व्यवहार करना। फिर लिखा है कि कर्म कांडों, यज्ञ एवं पशु बलि का त्याग, जीव हिंसा से दूर रहना, दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करना, ऐसा करके खुद को नुकसान होता है। अधिक धन का संचय नहीं करना और आपका यह है मितव्ययी होना या कर्म खर्च करना। दूसरे स्तंभ लेख में कहता है, अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि धम्म क्या है एवं 7वें अभिलेख में इसका उत्तर देता है कि दया दाने सचे साधवे माधवेच। ठीक है, इतिहासकारों की राय क्या है? D.R. भंडारकर कहते हैं बौद्ध धर्म से प्रभावित है और सिगालोवात्सूत में जो बातें हैं उसे अशोक ने धम्म में ले लिया है। फादर हेरास कहता है कि ब्राह्मण धर्म का उपनिषद है। R.K. दास सभी धर्मों का सार। रोमिला थापर अशोक की निजी संकल्पना थी और राजनीतिक हित के से प्रेरित थी। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं यह एक आचार संहिता थी। और निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? तो कहा जा सकता है कि यह बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक आचार संहिता था। शांतिपूर्वक राज्य चलाने के लिए यह एक उपकरण था जिसका स्वरूप मानवतावादी था। ठीक है, और ये आपका मेंस के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको लिख के आप टेलीग्राम पे डालिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए, अशोक के उत्तराधिकारी 232 से 185 तक उसके उत्तराधिकारी अत्यंत कमज़ोर हुए। 50 वर्षों के भीतर मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। जब से मतलब अशोक की मृत्यु हुई उसके 50 वर्षों के बाद साम्राज्य का बंटवारा कर लिया पश्चिमी क्षेत्र और आपका पूर्वी क्षेत्रों में। पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैन थी। यहाँ कुणाल, संप्रीति जैसे शासकों की चर्चा मिलती है। और ये पूर्वी था राजधानी पाटलिपुत्र। दशरथ महत्वपूर्ण शासक था। अंतिम शासक इसका वेदत्त था। हत्या कर दी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, सेनापति था। 185 BC में इसका पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन देखे थे, कारण देखिए थोड़ा सा। इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। अशोक की भूमिका कौन कहा है कि HP शास्त्री ये क्या कहते हैं कि अशोक ने एंटी ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण इसका पतन हुआ। और दोनों तर्क या मान्य है, जानिएगा। HC राय चौधरी कहते हैं अहिंसा धम्म नीति के कारण इसका पतन हुआ था। देखिए, आर्थिक संकट DD कौशाम्बी कहते हैं पतंजलि का साक्ष्य मिलता है, ये थोड़ा सही है। रोमिला थापर कहती है कि राजनीतिक प्रशासनिक संकट के कारण पतन हुआ, अधिकारियों द्वारा गैर वफादारी हुई। रामशरण शर्मा कहते हैं कि भौतिक संस्कृति कामागत के बाहर प्रसार हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा मौर्य काल समाप्त हुआ। इससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा कुछ। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा शेयर करें थोड़ा। उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया उससे जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
मस्त रहें, खुश रहें। और पेपर कैंसिल हो गया उस पे आर ओ का जम के फोड़िए और आपका पीसीएस का पेपर चलेगा, याद रखिएगा।